नमस्कार दोस्तों, मैं केतन चावड़ा और ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से मेरे दोस्त के साथ हम वापस आ गए हैं हमारी श्रृंखला ब्रिटिश रेल साम्राज्य की गूंज, कच्छ गुर्जर क्षत्रिय मिस्त्री राय बहादुर और राय साहिब। नमस्कार। एक बहुत ही अनूठे और सुनहरे अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। कच्छ गुर्जर क्षत्रिय समुदाय की प्रतिष्ठा और परिशुद्धता की रेल यात्रा। बिल्कुल, एक शानदार सफर। अब चलिए ब्रिटिश रेल साम्राज्य की गूंज, कच्छ गुर्जर क्षत्रिय मिस्त्री राय बहादुर और राय साहिब के हमारे तीसरे एपिसोड में गहराई से उतरते हैं। हाँ, ये कहानी है कच्छ गुर्जर क्षत्रिय समुदाय की, मतलब केजीकेज की, भारत के रेलवे निर्माण में उनकी 150 साल की विरासत की। जी, हम केजीकेज या मिस्त्रियों की कहानी को उजागर करेंगे, उन पुरुषों की कहानी जिन्होंने आधुनिक भारत के रेलवे नेटवर्क का निर्माण किया। सही बात है। और आज हम खास तौर पर बात करेंगे एक शाही नायक, हमारी शाही केजी के पहचान राय बहादुर जयराम वालजी चौहान की, कुंभारिया से फिर रायगढ़ और जयराम नगर। हाँ, और इस चर्चा के लिए जो जानकारी हमने जुटाई है वो कई स्रोतों से है। जैसे विकिपीडिया तो है ही, साथ में उनके परिवार से मिली बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। परिवार से? जी, उनके पोते नरेंद्र चौहान जी और परपोते वैभव चौहान जी ने जो बातें बताई वो, और समुदाय के जो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, जैसे नानजी बापानी नोंद पोथी डायरी ऑफ गोल्डन डेज एट झरिया। अच्छा। हाँ, इन सब से हमें उनकी कहानी की एक काफी गहरी समझ मिलती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं राय बहादुर जयराम वालजी चौहान के जीवन की शुरुआत से। बिल्कुल। उनका जन्म हुआ 1892 में कच्छ के कुंभारिया गांव में। वे कच्छ गुर्जर क्षत्रिय यानी मिस्त्री समुदाय से थे। हाँ, और ये समुदाय तो अपने निर्माण कौशल के लिए जाना ही जाता था, खासकर रेलवे में। बिल्कुल। और ये कौशल उन्हें एक तरह से विरासत में मिला था। उनके पिता वालजी वीरा चौहान, वो खुद भी एक रेलवे ठेकेदार थे। अच्छा, तो ये पारिवारिक पेशा था एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन जयराम वालजी के लिए शुरुआत आसान नहीं थी। जब वो सिर्फ 20 साल के थे, बस 20 साल? हाँ, तभी उनके पिता का देहांत हो गया। उन्होंने तब तक मैट्रिक की पढ़ाई पूरी कर ली थी, पर अचानक से सारी जिम्मेदारी आ गई उनके ऊपर। ये तो वाकई बहुत बड़ी चुनौती रही होगी इतनी कम उम्र में। तो उन्होंने संभाला कैसे सब? देखिए, हिम्मत तो थी उनमें, उन्होंने हार नहीं मानी। 1912 में ही, मतलब पिता के गुजरने के फौरन बाद ही, उन्होंने बंगाल नागपुर रेलवे यानी बीएनआर के साथ एक ठेकेदार के रूप में अपना करियर शुरू कर दिया। बीएनआर, वो तो उस जमाने की बहुत बड़ी कंपनी थी। बहुत बड़ी। पूर्वी और मध्य भारत में उनका पूरा जाल बिछा हुआ था, और यही उनके जीवन का एक, आप कह सकते हैं, निर्णायक मोड़ साबित हुआ। और लगता है उन्होंने इस मौके को भुनाया भी खूब। उनकी शुरुआती सफलता के बारे में कुछ बताएंगे? सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने बहुत जल्दी नाम कमाया, अपनी मेहनत, लगन और सबसे बढ़कर काम की क्वालिटी पर जोर देने की वजह से। क्वालिटी पे? जी हाँ। इसी वजह से वो जल्दी उस इलाके के सबसे भरोसेमंद ठेकेदारों में गिने जाने लगे। बीएनआर ने उन्हें फर्स्ट क्लास ठेकेदार का दर्जा दिया। फर्स्ट क्लास ठेकेदार, इसका मतलब क्या था उस समय? इसका मतलब था कि बीएनआर उन पर पूरा भरोसा करता था, सबसे बड़े, सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी प्रोजेक्ट्स के लिए। ये उस जमाने में बहुत बहुत बड़ी बात थी। और मैंने सुना है वे अकेले काम नहीं करते थे, मतलब टीम वर्क पर भी ध्यान था। बिल्कुल सही। उन्होंने सिंडिकेट बनाकर काम करने के महत्व को समझा था। मतलब वो दूसरे बड़े मिस्त्री ठेकेदारों के साथ मिलकर बड़े प्रोजेक्ट्स लेते थे। अच्छा, कौन कौन थे उनके साथ? बड़े नाम थे, जैसे जगमाल गांगजी सावरिया, राय साहेब मुलजी जगमाल सावरिया, श्यामजी गांगजी सावरिया, राय साहेब हरिलाल श्यामजी, ये सब मिलकर काम करते थे। इस सिंडिकेट मॉडल का फायदा ये था कि वो अपने संसाधन, मतलब पैसा, मशीनें, कारीगर, सब जमा कर सकते थे। रिस्क बढ़ जाता था, और वो ऐसे बड़े ठेके ले पाते थे जो शायद अकेले लेना मुश्किल होता। ये तो केजी के समुदाय की आपसी सहयोग की भावना और उनकी जो व्यावसायिक समझ थी उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया उदाहरण। इसी नींव पर फिर उन्होंने बड़े बड़े काम किए होंगे ना, तभी तो उन्हें रेलवे के बादशाह या रेलवे के सरताज कहा जाता है। क्यों मिली थी ये उपाधि? देखिए, ये उपाधि उनके काम के स्केल और उसके महत्व को दिखाती है। उन्होंने बंगाल नागपुर रेलवे के लिए कई विशाल और बहुत मुश्किल परियोजनाएं पूरी की। जैसे कि? उदाहरण के लिए 1921 से 1929 का समय देखिए। उन्होंने पाराघाट के पास अरपा नदी पर एक बहुत महत्वपूर्ण रेलवे पुल बनाया, और बिलासपुर से रायगढ़ तक की जो रेलवे लाइन थी, हाँ, उसे सिंगल से डबल लाइन करने का बहुत बड़ा काम किया। जरा सोचिए, इसमें सैकड़ों छोटे बड़े पुल, पुलियाएं सब बनाना शामिल था। बाप रे,
ये तो इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट दोनों की बड़ी चुनौती रही होगी। बिल्कुल। और ये तो बस एक उदाहरण है। झारसुगुड़ा सब डिवीजन में भी उन्होंने बहुत काम किया। वहाँ क्या क्या किया? राउरकेला रेलवे यार्ड को सुधारा, राउरकेला से पानपोश तक लाइन डबलिंग की, और पानपोश में ब्राह्मणी नदी पर एक और जरूरी पुल बनाया। अच्छा। और कहते हैं कि उन्होंने चक्रधरपुर से गोयलकेरा सेक्शन का जो डबलिंग का काम था वो रिकॉर्ड समय में पूरा कर दिया था। रिकॉर्ड समय में? जी हाँ, ये उनकी काम करने की क्षमता और कुशलता का सबूत है। और वो गेज बदलने वाला प्रोजेक्ट राजन नंदगांव से झारसुगुड़ा वाला, वो तो बहुत ही बड़ा काम लगता है। हाँ, वो तो बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। नैरो गेज मतलब छोटी पटरी, उसे ब्रॉड गेज यानी बड़ी पटरी में बदलना। पूरे देश के रेल नेटवर्क को एक जैसा बनाने के लिए ये बहुत जरूरी था, ताकि मालगाड़ियां, यात्री ट्रेनें सब बिना रुके लंबे दूरी तय कर सकें। तकनीकी रूप से तो मुश्किल रहा ही होगा। बहुत मुश्किल। और इसके लिए बहुत सारे कुशल कारीगरों और मजदूरों की जरूरत थी। तो राय बहादुर जयराम वालजी इस काम के लिए गुजरात से कई विशेषज्ञ और मजदूर लेकर आए। गुजरात से? और फिर उनके रहने का इंतजाम, यही तो उनकी खासियत थी, उनकी दूरदर्शिता। उन्होंने सिर्फ मजदूरों को लाया ही नहीं, बल्कि रायगढ़ में रेलवे लाइन के पास उनके रहने के लिए 100 से ज्यादा घरों की एक पूरी कॉलोनी बसा दी। पूरी कॉलोनी? जी हाँ, और उसे आज भी जयराम वालजी कॉलोनी कहते हैं। ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक ठेकेदार नहीं थे, बल्कि अपने लोगों का ख्याल रखने वाले लीडर भी थे। ये सिर्फ लाइनें बिछाना नहीं था, ये उस जमाने के हिसाब से लॉजिस्टिक्स और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक कमाल का उदाहरण था। रेलवे के अलावा भी तो उन्होंने काफी निर्माण कार्य किए, रायगढ़ में खासकर। बिल्कुल किए। उनका योगदान सिर्फ रेलवे तक ही नहीं था, उन्होंने रायगढ़ शहर पर भी अपनी छाप छोड़ी। वहां का जो मशहूर टाउन हॉल और लाइब्रेरी है, हाँ, वो उन्हीं की देन है। और कहते हैं कि उसका जो खूबसूरत मोज़ैक फर्श है, उसका खर्चा भी उन्होंने खुद उठाया था। अरे वाह। इसके अलावा रायगढ़ के राजा का जो मोती महल है, उसका एक हिस्सा, लेडी बटलर महिला अस्पताल का इंडोर वार्ड, वो प्रसिद्ध चक्रधर भवन जो कलाकारों के लिए था, और दीवान बंगला जो अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का बंगला है, ये सब उनके निर्माण कौशल को दिखाते हैं। शहर के विकास में उनकी रुचि साफ दिखती है। बिल्कुल। और सिर्फ रायगढ़ ही नहीं, खरसिया शहर में जो मुख्य टाउन हॉल है, लगभग 1928 में बना, और कवर्धा रियासत में सरिया नदी पर पुल, ये भी उन्होंने ही बनवाया। उनके काम की क्वालिटी की तारीफ भी होती थी शायद। बहुत होती थी। ब्रिटिश इंजीनियर्स, सेक्रेटरी, रियासतों के दीवान सब समय समय पर उनकी तारीफ करते थे। उन्हें एक इनोवेटिव सोचने वाला, बड़ी पूंजी वाला और अपने कामगारों पर मजबूत पकड़ रखने वाला ठेकेदार माना जाता था। उनकी जीवन शैली के बारे में भी कुछ दिलचस्प किस्से हैं, जैसे वो हावड़ा मुंबई मेल वाली बात। क्या ये सच है कि वो ट्रेन उनके लिए रायगढ़ में खास तौर पर रुकती थी, जबकि वो रेगुलर स्टॉप नहीं था? हाँ, ये किस्सा उनके रुतबे और उनके प्रभाव को दिखाता है। ये 1930 के दशक की बात है, जब वो अपने पीक पर थे। उनके लिए हावड़ा मुंबई मेल का रायगढ़ में स्पेशल स्टॉपेज होता था। सच में? जी। और जब वो ट्रेन से उतरते थे तो उनके स्वागत में लाल कालीन बिछाया जाता था। उनकी अपनी एक पर्सनल सैल्यून कार होती थी, पूरा रेलवे कोच। अपना कोच? हाँ, और उनके लोग उन्हें वहां से सीधे उनके आलीशान बंगले वसंत विलास तक ले जाते थे। किसी राजा महाराजा से कम ठाट नहीं थे। और सुना है कि ब्रिटिश गवर्नर तक उनके मेहमान बनते थे। जी हाँ, कहा जाता है कि सेंट्रल प्रोविंस और बरार के जो गवर्नर थे, वो अक्सर उनके वसंत विलास बंगले पर ठहरते थे। वहां देर रात तक पार्टियां चलती थी। अच्छा। हाँ, और उन पार्टियों में राज्य के शासन और रेलवे विस्तार की नई योजनाओं पर चर्चाएं भी होती थी। वो बंगला आज भी है रायगढ़ में। शायद पुराना वैभव थोड़ा कम हो गया हो, पर उस दौर की याद दिलाता है। वाकई उन्हें रेलवे के बादशाह कहना गलत नहीं था। बिल्कुल नहीं। अच्छा, रेलवे और इमारतें बनाने के अलावा उन्होंने तो एक कदम और आगे बढ़कर पूरा शहर ही बसा दिया। जयराम नगर की कहानी तो अपने आप में एक मिसाल है। बिल्कुल, ये उनके जीवन का एक और अद्भुत पहलू है। उनकी दूरदर्शिता और उनकी उद्यमिता का प्रमाण। 1920s के दशक की बात है। उनकी नजर पड़ी बिलासपुर के पास पराघाट नाम की एक जगह पर, एकदम वीरान बंजर जमीन, जहां शायद किसी और को कुछ न दिखा हो। सही कहा, पर उन्होंने वहां संभावनाएं देखी। उन्होंने सोचा कि इसे एक आत्मनिर्भर इंडस्ट्रियल सेंटर बनाया जा सकता है। और इसे हकीकत कैसे बनाया, क्या किया उन्होंने? 1930 में उन्होंने वहां माइनिंग का काम शुरू किया। आसपास के इलाके थे भिलाइन, भदेश्वर, लाठिया, कलुंगा। वहां से चूना पत्थर, डोलोमाइट, कोयला निकालने की खदानें शुरू की। अच्छा। इससे उन्हें अपने कंस्ट्रक्शन के लिए कच्चा माल तो मिला ही,
साथ ही जो वहाँ की लोकल आदिवासी आबादी थी उनके लिए बड़े पैमाने पर रोजगार भी पैदा हुआ। उन्होंने वहाँ अरपा नदी के किनारे एक बड़ी ईंट भट्टी भी लगाई ताकि रेलवे और दूसरे बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स के लिए लगातार अच्छी क्वालिटी की ईंटें मिलती रहें। ये तो शुरुआत थी। इसे एक पूरे इकोसिस्टम में कैसे बदला उन्होंने? यही तो उनकी खूबी थी। वो सिर्फ संसाधन निकालने तक नहीं रुके। उन्होंने सोचा कि जो लोग यहाँ काम करेंगे उनके रहने, खाने, पढ़ाई लिखाई, सेहत का क्या होगा। हाँ, ये जरूरी सवाल थे। तो उन्होंने जयराम नगर में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। अपने पिता के नाम पर वालजी प्राइमरी स्कूल बनवाया, साथ में टीचर्स के रहने के लिए क्वार्टर्स। अपनी माँ के नाम पर कुंवरबाई चैरिटेबल डिस्पेंसरी खोली जहां मुफ्त इलाज होता था। मुफ्त इलाज? जी हाँ, यात्रियों और बाहर से आने वालों के लिए धर्मशाला बनवाई, पानी के लिए कुएं खुदवाएं, सड़कें बनवाई और एक साप्ताहिक बाजार शुरू किया ताकि लोगों को जरूरत का सामान वहीं मिल जाए। और हाँ, उन्होंने वहां एक भव्य शिव मंदिर भी बनवाया। मतलब सिर्फ उद्योग नहीं, पूरा सामाजिक ताना बाना बुन दिया। और औद्योगिक रूप से भी उन्होंने डाइवर्सिफाई किया। हाँ, बिल्कुल। वो सिर्फ माइनिंग या ईंटों तक ही नहीं रहे, उन्होंने इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन पर जोर दिया। श्री महेश राइस मिल्स के नाम से 2 चावल मिलें शुरू की। चावल मिले? हाँ। फिर जयराम नगर ग्लास वर्क्स नाम से कांच का कारखाना खोला। और फिर उनका सबसे बड़ा, सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट श्री वसंत शुगर फैक्ट्री। शुगर फैक्ट्री? जी। इसकी नींव 10 फरवरी 1940 को उस वक्त के सीपी और बरार प्रांत के गवर्नर सर फ्रांसिस वर्नर वाइली ने रखी थी। ये उस इलाके के लिए एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल स्टब था। चीनी कारखाने के लिए गन्ना वो कहाँ से आता था? अरे, उन्होंने अपनी जमीन पर बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती शुरू करवाई और साथ ही जयराम नगर में ही गुड़ बनाने की एक यूनिट भी शुरू की। अच्छा। इसके अलावा बिलासपुर शहर में उनकी एक आइस फैक्ट्री भी थी। वो सही मायने में एक दूरदर्शी उद्योगपति थे। अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया और एक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाया। इस पूरे इलाके को उन्होंने अपने दम पर खड़ा किया। इसका रेलवे पर क्या असर हुआ? जयराम नगर की तरक्की इतनी जबरदस्त थी कि बंगाल नागपुर रेलवे का ध्यान इस पर गया। बीएनआर के जो तत्कालीन जनरल मैनेजर थे श्री ए डंकन, वो खुद इस जगह का मुआयना करने आए। अच्छा, जीएम खुद आए? हाँ, और वो जयराम वालजी के काम और उनकी बनाई सुविधाओं से इतने प्रभावित हुए कि रेलवे ने एक ऐसा फैसला लिया जो पहले कभी नहीं हुआ था। क्या फैसला? 1 सितंबर 1939 को रेलवे ने पराघाट रेलवे स्टेशन का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर जयराम नगर कर दिया। अरे वाह, स्टेशन का नाम बदल दिया? जी हाँ, और ये शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था कि किसी बिजनेसमैन के सम्मान में किसी रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया हो। ये तो वाकई अनोखी बात है। और स्टेशन पर यह नाम संगमरमर की पट्टिका पर लिखवाया गया, जो आज भी वहां मौजूद है। साथ ही लोकल गवर्नमेंट ने भी गांव का नाम खैरा से बदलकर जायरामनगर कर दिया। वो सचमुच पूरे जायरामनगर इलाके के मालिक और निर्माता थे। ये तो सच में असाधारण सम्मान है। एक व्यक्ति के नाम पर पूरा स्टेशन और गांव, ये उनके प्रभाव और उनके योगदान को साफ दिखाता है। बिल्कुल। अच्छा, व्यापार और उद्योग के अलावा उनके परोपकारी कामों का भी जिक्र आता है? हाँ, वो जितने बड़े उद्योगपति थे उतने ही बड़े दिल वाले इंसान भी थे। समाज को वापस देने में कभी पीछे नहीं हटे। जैसे हमने पहले बात की, रायगढ़ टाउन हॉल के निर्माण में उन्होंने बहुत उदारता से दान दिया। फिर जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तब वो प्रांतीय युद्ध समिति के सदस्य थे। हाँ। उस दौरान उन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी को एक पूरी तरह से इक्विप्ड नई एम्बुलेंस कार दान में दी। युद्ध के समय एम्बुलेंस, ये तो बहुत बड़ी मदद रही होगी। बहुत बड़ी। उस समय संसाधनों की वैसे ही कमी थी और एक फुली इक्विप्ड एम्बुलेंस देना न सिर्फ उनकी दानवीरता दिखाता था बल्कि देश के प्रति उनकी जिम्मेदारी की भावना को भी। और दिलचस्प बात यह है कि ये दान उसी दिन दिया गया था जब गवर्नर वाइली चीनी कारखाने का शिलान्यास करने जयरामनगर आए थे। अच्छा, और गौशाला के बारे में भी सुना है? हाँ, उन्होंने रायगढ़ में एक बड़ी गौशाला बनवाई और उसे दान कर दिया। वहां बेसहारा भूखी गायों और बैलों को आश्रय और चारा मिलता है। वो आज भी चल रही है। वो हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहते थे। वो उस जमाने के प्रतिष्ठित भारतीय सेंट्रल बैंक लिमिटेड के डायरेक्टर भी थे, जो समुदाय के लोगों के लिए एक जरूरी फाइनेंशियल संस्था थी। उनका धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान भी लगता है काफी था। बिल्कुल। जयरामनगर में शिव मंदिर बनवाना एक बड़ा धार्मिक काम था। अभी हाल ही में 2022 में इस मंदिर की स्थापना की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई। बहुत बड़ा भंडारा हुआ, पूरा समुदाय शामिल हुआ। 100 साल? जी। और रायगढ़ में उन्होंने अपने बंगले वसंत विलास के सामने गरबा उत्सव की शुरुआत की। ये परंपरा आज 100 साल से भी ज्यादा पुरानी हो चुकी है और नवरात्रि के टाइम पूरे केजी के समुदाय को एक साथ लाती है।
ये उनकी अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ाव दिखाता है। बिल्कुल। इतने सारे काम, इतनी उपलब्धियां, यकीनन उन्हें इसके लिए सम्मान भी मिले होंगे। जी हाँ, उनके योगदान को ब्रिटिश सरकार ने भी पहचाना। पहले उन्हें राय साहेब की उपाधि दी गई। राय साहेब? हाँ। फिर 1 जनवरी 1941 को भारत के तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो ने उन्हें राय बहादुर की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया। राय बहादुर, ये तो बड़ा सम्मान था। बहुत बड़ा। ये उपाधि उनके असाधारण व्यापारिक कामों और उनके परोपकार के लिए दी गई थी। और भी कोई सम्मान मिला था? हाँ, 1943 या शायद 1945 के आसपास उन्हें मेंबर ऑफ द मोस्ट एक्सेलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर यानी MBEE नियुक्त किया गया। ये ब्रिटिश एम्पायर का एक महत्वपूर्ण सम्मान था। MBE भी? जी। इसके अलावा युद्ध के दौरान सेना में भर्ती के प्रयासों में उनके काम की सराहना के लिए मध्य प्रदेश के गवर्नर ने उन्हें सम्मान में एक तलवार भी भेंट की थी। तलवार? हाँ, और वो इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स कलकत्ता और प्रांतीय युद्ध समिति जैसी कई महत्वपूर्ण संस्थाओं के सदस्य भी थे। इससे उनका व्यापक प्रभाव पता चलता है। उनके निजी जीवन से जुड़ा एक किस्सा भी बहुत मशहूर है, उनके बेटे गुणवंत चौहान की शादी का। हाँ, वो शादी तो उनके सामाजिक रुतबे, उनके प्रभाव और उनके शाही अंदाज का प्रतीक बन गई। कहते हैं कि दूल्हे और पूरी बारात के लिए एक स्पेशल ट्रेन का इंतजाम किया गया था। कजीपेट से चली थी। पूरी स्पेशल ट्रेन? हाँ, जी हाँ। और राय बहादुर जयराम वालजी ने ये पक्का किया कि जब उनके बेटे की बारात वापस आए तो नई बहू सीधे स्टेशन पर ना उतरे। प्लान ये था कि नया जोड़ा पहले जयराम नगर में शिव मंदिर जाकर आशीर्वाद लेगा, फिर ट्रेन सीधे रायगढ़ में उनके बंगले वसंत विलास तक जाएगी। ट्रेन बंगले तक? कैसे? इसके लिए उन्होंने जयराम नगर से लेकर रायगढ़ में अपने बंगले के दरवाजे तक एक टेम्पररी स्पेशल रेल ट्रैक बिछवाया था। क्या बात है! अलग से पटरी बिछवाई, हाँ, ताकि ट्रेन सीधे घर की दहलीज पर रुके और नई बहू का स्वागत वहीं हो। जरा सोचिए, उस जमाने में ऐसा करना कितनी बड़ी बात रही होगी। कल्पना से भी परे है। उस शादी में बड़े बड़े सरकारी अफसर, राजे रजवाड़े, समाज के माने हुए लोग सब शामिल हुए थे। वाकई एक शाही शादी थी वो। वाह, क्या अद्भुत जीवन था। 28 जनवरी 1956 को रायगढ़ में उनका निधन हो गया। ये यकीनन शहर के लिए, समुदाय के लिए, शायद पूरे क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी क्षति रही होगी। निस्संदेह बहुत बड़ी क्षति थी, लेकिन उनकी विरासत खत्म नहीं हुई। उनके जो बेटे थे, रमेश, गुणवंत, देवराम और बसंत चौहान, उन्होंने उनके काम को आगे बढ़ाया। पिता ने जो इतने बड़े उद्योग स्थापित किए थे, उन्हें संभाला और रेल और पुल निर्माण के क्षेत्र में परिवार की परंपरा को जारी रखा। तो अगर हम राय बहादुर जयराम वालजी चौहान की विरासत को समेटना चाहें, तो क्या कहेंगे? उनकी लेगेसी क्या है? देखिए, उनकी विरासत मल्टी डायमेंशनल है। वो सिर्फ एक कामयाब कॉन्ट्रैक्टर नहीं थे, वो एक रेलवे पायनियर थे, जिन्होंने भारत के विशाल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की नींव रखने में अहम भूमिका निभाई। वो एक दूरदर्शी उद्योगपति थे, जिन्होंने बंजर जमीन को एक फलते फूलते औद्योगिक शहर में बदल दिया, रोजगार पैदा किए, औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया। सही। वो एक उदार परोपकारी थे, जिन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और जरूरतमंदों की मदद के लिए अपना धन लगाया। और वो एक समुदाय निर्माता थे, जिन्होंने न सिर्फ इमारतें बनाई, बल्कि सांस्कृतिक परंपराओं को भी जिंदा रखा और समुदाय को एकजुट किया। उनकी कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की असाधारण सफलता की कहानी नहीं है, ये उस बड़ी कहानी का हिस्सा है कि कैसे कच्छ गुजर क्षत्रिय समुदाय ने अपनी मेहनत, अपने कौशल और अपनी उद्यमशीलता से राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया। बिल्कुल सही, ये प्रेरणा की एक विरासत है। अपने अग्रदूतों का सम्मान करके, उनकी विरासत को सहेज कर और नई पीढ़ी को प्रेरित करके हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये कहानी आने वाली पीढ़ियों तक चलती रहे। बिल्कुल। अतीत की गूंज हमारे कदमों का मार्गदर्शन करे और हमारे अग्रदूतों के पदचिन्ह आगे का मार्ग रोशन करें। हाँ, और जो वर्तमान केजी के समाज महासभा है, उसे ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे इन महान पुरखों की विरासत फलती फूलती रहे और हम एक ऐसा भविष्य बनाएं जो हमारे शानदार अतीत से भी ज्यादा उज्जवल हो। केजी के राय बहादुरों और राय साहेबों की अनकही कहानियों का अन्वेषण जारी रखने के लिए हमसे जुड़ें। ये कौशल, समर्पण और एक समुदाय की उस अदम्य भावना का प्रमाण है जिसने एक राष्ट्र का निर्माण किया। जी हाँ। हमारी अगली कड़ी में हम दूसरे राय बहादुरों और राय साहिबों के जीवन में उतरेंगे। उनके उल्लेखनीय काम, उनकी उपलब्धियां, उनके पुरस्कार, इन सब का पता लगाएंगे।
वो शाही पहचान वाले लोग थे जिन्होंने वाकई शाही जीवन जिया और अपने काम को शाही तरीके से अंजाम दिया। बिल्कुल, इंतजार रहेगा। अगली बार हमसे जुड़ें और जानें अगले शाही केजी के व्यक्तित्व राय बहादुर देवराज दया चावड़ा सिनुग्रा झारसुगुड़ा के जीवन, कार्य और गौरव के बारे में, और उसके बाद अन्य राय साहिबों के बारे में भी बात करेंगे। जरूर। इस ऐतिहासिक केजी के रेल यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि इस कड़ी ने आपको प्रेरित किया है तो कृपया इसे अपने केजी के गुजराती और भारतीय समुदायों में जरूर साझा करें ताकि केजी के गौरव की ये कहानी जीवित रहे। हाँ, शेयर करना जरूरी है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि आप हमारे बढ़ते समुदाय का हिस्सा बन सके। हम अगली बार एक और अविश्वसनीय केजी के समुदाय की कहानी के साथ आपसे मिलेंगे। जय माता दी, जय स्वामी नारायण, जय समाज, जय हिंद। जय हिंद।